ये है हमारा राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में एसवीसी से और आईवीसी से ब्लड आ रहा है। अगर ये ब्लड बहुत ज़्यादा आता है तो राइट एट्रियम हमारा यहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स सिचुएटेड होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर सिचुएटेड होता है, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। उनको लगता है कि हार्ट में ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हार्ट को जल्दी खाली करो। तो हार्ट को जल्दी कैसे खाली करेंगे ये लोग? तो ये वेगस नर्व की एक्टिविटी को कम करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो ऐसे नोड है यहाँ पे राइट एट्रियम में, ऐसे नोड, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब वेगस नर्व की एक्टिविटी को ये लोग बढ़ा देते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म से, जिसकी वजह से ऐसे नोड, वेगस नर्व की एक्टिविटी बढ़ाई जिसकी वजह से ऐसे नोड जो है उसकी एक्टिविटी कम हो गई। यानी कि इसमें हुआ क्या कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो जब रेज़ किया हमारा राइट एट्रियम में, तो रिफ्लेक्स में हमने हार्ट रेट को बढ़वा दिया। इसी पूरे मैकेनिज़्म को हम कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, बेन ब्रिज। और कौन सा मेथड है जिसके थ्रू ये लोग ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे, क्योंकि मेन हमें यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम को कम करना है। तो एक तो हार्ट रेट हमने बढ़ा दी कि ब्लड जल्दी से हार्ट से खाली हो जाए। दूसरा कि इसके लिए हमने क्या किया, ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए हमने एडीएच की एक्टिविटी को कम कर दिया। एडीएच की एक्टिविटी, एंटी डायूरेसिस हार्मोन की एक्टिविटी कम कर दी, मतलब हमने डायूरेसिस को बढ़ा दिया। ऐसे ही हमने क्या किया कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड बना दिया। नाट्रियूरेटिक मतलब कि सोडियम बाहर जाएगा, सोडियम बाहर जाएगा यूरिन के थ्रू, पानी भी बाहर जाएगा। तो इन दोनों ही मैकेनिज़्म से ब्लड वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है। और हमने क्या किया, वेज़ोडाइलेशन करवा दिया। वेज़ोडाइलेशन की वजह से क्या हुआ कि ब्लड पूलिंग होने लग गई पेरीफेरी में। पेरीफेरी में पूलिंग होने लग गई तो हार्ट में तो एटलीस्ट पूलिंग नहीं होगी ब्लड की, हार्ट में कम आएगा, वीनस रिटर्न कम आएगा। अच्छा, जो ये एट्रियाज पे लगे हुए स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, ये लो प्रेशर जोन के रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि राइट एट्रियम में प्रेशर काफ़ी कम होता है। पर इसके पहले जो हमने पढ़ा था बेरो रिसेप्टर में, तो वहाँ पे जो कैरोटिड साइनस और एओटिक साइनस पे लगे हुए स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे वो हाई प्रेशर जोन के रिसेप्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट एट्रिया हाई प्रेशर से ब्लड को सेंड करता है एओटा में और कैरोटिड आर्टरीज़ में या साइनसेस में, इसलिए। अब है हमारा कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज़्म, फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज़्म। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि कैपिलरीज़ हैं, जब बीपी बढ़ जाता है कैपिलरीज़ में ज़्यादा फ्लूइड आने लगता है तो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो फ्लूइड टिश्यूज़ में रिसने लगता है। ऐसे ही जब कैपिलरीज़ में फ्लूइड कम होगा या बीपी कम होगा तो यहाँ पे जो कैपिलरीज़ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये कम होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो फ्लूइड कैपिलरी में शिफ्ट होएगा उस वक्त। तो ये कैपिलरी शिफ्ट, फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज़्म है। एक और मैकेनिज़्म होता है बीपी कंट्रोल होने का, वो होता है बिजॉल्ड जेरिश रिफ्लेक्स। ये हमने जो जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ा था लंग्स में, पल्मोनरी कीमो रिसेप्टर, पल्मोनरी कीमो रिफ्लेक्स जिसे कह रहे थे, ये कुछ वैसा ही है, कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स, कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि कोरोनरी जो आर्टरीज़ होती हैं ये, इसमें अगर हम इंजेक्ट करते हैं कुछ केमिकल्स को, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, कैप्सेसिन हो गया, वेराट्रेडिन हो गया, वेराटाड्रिन या जो भी है, वेराट्रेडिन, या फिर हो गया हमारा फिनाइल गुएनाइड। तो इन सबको इंजेक्ट करने से क्या होता है कोरोनरी आर्टरी में कि हमारा कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स काम करने लगता है।
पल्मोनरी कीमोरिफ्लेक्स की तरह ही। और रिस्पॉन्स क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है AVHB। ए का मतलब है ट्रांजिएंट एपनिया, बी का मतलब है रैपिड शैलो वेंटिलेशन। पहले मतलब एपनिया होगा ट्रांजिएंट, फिर रैपिड शैलो वेंटिलेशन होगा, उसके बाद फिर हाइपोटेंशन होगा और हमारा ब्रेडिकार्डिया होगा। हाइपोटेंशन का मतलब है बीपी का कम होना और ब्रेडिकार्डिया का है कि हार्ट रेट का कम होना। उसके बाद है एक हमारा अच्छा, फिर जो लास्ट मैकेनिज़्म हमारी काम करती है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो शो करती है बीपी कंट्रोल करने में, वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के थ्रू। ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट इसमें होता क्या है कि अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है या फिर बीपी बहुत ज़्यादा है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत कम है या बीपी फॉल कर रहा है, पेशेंट शॉक में है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है बाय एल्डोस्टेरॉन एंड एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज़्म, और ये बीपी को भी बढ़ाता है। ये हम रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में। एक और है हमारे पास कि मेरीज़ लॉ क्या होता है। तो मेरीज़ लॉ कहता है कि जो हार्ट रेट है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर के, यानी कि जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हार्ट रेट रिफ्लेक्सली कम हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट रेट हमारा बढ़ा हुआ होगा। ये एक्चुअली में ये बेरो रिसेप्टर मैकेनिज़्म में भी हमने पढ़ा कि बेरो रिसेप्टर मैकेनिज़्म में हमने ये पढ़ा कि जब भी हम लोग NTS से रेवलम को रुकवा रहे हैं, यानी कि हम लोग बीपी को कम करवा रहे हैं, साथ में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम न्यूक्लियस एम्बिगस के थ्रू, ये न्यूक्लियस एम्बिगस है, इसके थ्रू पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी बढ़ जा रही है जो हार्ट रेट को कम कर दे रही है। मतलब जब भी बीपी बढ़ेगा हमारा, मतलब ये साइनस बहुत ज़्यादा वो होंगे, स्ट्रेच होंगे, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा के हार्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। तो हमने जितने भी देखे रिफ्लेक्स, जितने भी मैकेनिज़्म देखे, उन सब में हमने ये देखा कि हार्ट रेट और बीपी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, बीपी हार्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट रेट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा, या हार्ट रेट कम हुआ तो बीपी कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट रेट डिपेंड करता है बीपी पे, ना कि बीपी डिपेंड करता है हार्ट रेट पे, और वो भी हार्ट रेट बीपी पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। मोस्टली हमने यही देखा है ज़्यादातर जगहों पे कि बीपी और हार्ट रेट इन्वर्सली थे, बिजॉल्ड जेरिश रिफ्लेक्स को एक तो छोड़ के, जिसमें बीपी और हार्ट रेट दोनों ही कम थे, और एक है हमारा CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स का है, इसमें हार्ट रेट और बीपी दोनों ही बढ़े हुए हैं। अच्छा, CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स को हम लोग लास्ट डिच स्टैंड भी बोलते हैं, लास्ट डिच स्टैंड।